First question is, how is the sex of a newborn individual determined? How is the sex of a newborn individual determined? How do we determine the gender of a newborn individual? Answer is, different species use different strategies for determining the gender of an individual. और ये एज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, 3 मार्कर का. Different species use different strategies for sex determination. ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स हमें मार्क करने हैं. तो पहला पॉइंट इज व्हाट? सम ऑफ द स्पीशीज rely entirely on environmental cues. Environmental cues मतलब environmental factors. लिख लीजिएगा, environmental factors. वन का एग्जाम्पल, वन जब आप लिखोगे, एग्जाम्पल लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल इन सम रेप्टाइल्स, फॉर एग्जाम्पल क्रोकोडाइल, टेम्परेचर डिटरमाइंस whether the animals developing in the eggs will be male or female. Temperature determines, temperature determine करता है. Temperature determines whether the species developed would be a male or a female. For example, ये लिखना मत, जैसे क्रोकोडाइल होता है तो एग का जो हैचिंग टेम्परेचर होता है 31 डिग्री सेल्सियस, वो डिसाइड करता है कि मेल होगा या फीमेल. अबव 31 तो डिफरेंट, बिलो 31 तो डिफरेंट. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्लियर है आपको? सेकेंड, second strategy is what? Sex is not genetically determined. It is not genetically determined. मतलब जीन्स नहीं डिसाइड करता है. एग्जाम्पल, snails. What happens in snails? Snails can change their sex. Snails can change their sex. And the third one is, third strategy is genetical determination. Genetic determination. Third strategy is genetic determination. And for that, the example is human beings. ठीक है, तो हम अपने पेरेंट्स से जो जीन इनहेरिट करते हैं वो डिसाइड करता है कि हमारा जेंडर या हमारा सेक्स क्या होगा. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, द जीन्स इनहेरिटेड from our parents decide whether we will be boys or girls. टॉपिक का नाम लिखिए. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स. थोड़ा सा उलझा हुआ तरीके से यहाँ लिखा हुआ है, तो हम बस यही चीज लिख रहे हैं बेटा, बस सिंपल तरीके से. ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में और इसमें कोई दिक्कत ना हो.
both males and females have 23 pairs of chromosome. 23 pairs का मतलब पीसेस में कितना हो गया? 46 numbers. Out of this 23 pairs, 22 pairs, अगेन ये जो नाम मैं लिख रहा हूं बोर्ड के लिए नहीं है, स्कूल वालों के लिए है बस, are called autosomes and are same in both genders. 23 में से 22 पेयर खत्म हो गए. One pair is called sex chromosome and it will be different for different gender. More about this. This sex chromosome, since these are different in different genders, they are represented by, पेयर में होना है ना बेटा, वन पेयर. तो मेल में किस चीज का पेयर होता है? एक्स वाई. फीमेल में किसका पेयर होता है? एक्स एक्स. More elaboration on this. This pair, since this x and y are different, size of y is less than that of x. y छोटा होता है. Because of this reason, this pair is called mismatched pair. Mismatched. वैसे भी एक्स वाई को भी देखकर कैसा लग रहा है? इट्स अ मिसमैच्ड पेयर, दोनों अलग अलग हैं. बट जनरली चूंकि वाई का साइज छोटा होता है, इसीलिए हम उसको क्या बुलाते हैं? मिसमैच्ड पेयर. दोनों एक जैसे हैं, इट्स अ परफेक्ट पेयर. यहां तक कुछ पूछना आपको? तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ समवन आस्क्स यू ह्यूमन मेल के क्रोमोसोम्स लिखो या ह्यूमन फीमेल के क्रोमोसोम्स लिखो, कैन वी राइट इट? जस्ट कोशिश करिए. ये आता है क्वेश्चन बोर्ड में, बुक में नहीं है, ये लिखने लेकिन आता है. कैन वी राइट द क्रोमोसोम्स इन मेल एंड फीमेल? नंबर्स लिखने हैं. लिखा हमने. कैसे लिखते हैं ये देखो. 22 पेयर्स एक जैसे,
और प्लस एक्स वाई। दिस इज हाउ वी राइट इट। इधर कैसे लिखेंगे आप? इधर सबका सही होना चाहिए, अब इधर वाला। 22 पेयर्स एक जैसे और एक एक्स एक्स। ठीक है। नाउ कमिंग टू रिप्रोडक्शन पार्ट। रिप्रोडक्शन पार्ट में जो जाइगोट बनेगा वो कहां से बनेगा? स्पर्म और एग के फर्टिलाइज होने से। और स्पर्म और एग क्या है? बेसिकली दीज आर गैमेट्स। एंड वी नो दैट गैमेट्स में क्या होगा? मियोसिस। जितने भी क्रोमोसोम्स नंबर हैं वो कितने हो जाएंगे? आधा। तो 22 पेयर्स जो लिखा हुआ है वो क्या रह जाएगा? बस और बस 22। है ना? 22 नंबर लिख लेना यहाँ पर। ये मत सोचना कि बस पेयर लिखा हुआ है, नहीं, 22 नंबर लिखा हुआ है। तो 22 + 1 विल गिव यू हाउ मच? 23 क्रोमोसोम्स। सिमिलरली, एक तो ये हो जाए। व्हाट इज द सेकेंड पॉसिबिलिटी? आधा जब हो तो इसके साथ आधा हो जाए। ध्यान रहे, और लिखा है मैंने, दोनों एक साथ नहीं, या तो वो या तो ये। तो व्हाट विल अ गैमेट ऑफ अ फीमेल लुक लाइक? कुछ तो कर सकते हैं हम, कोशिश करिए। इक्वल टू नहीं लिखते हैं, ये समझाने के लिए मैंने लिखा है। हटा देना, वो मिटा देना, लिख के मत आना ये सब। जानबूझ के मैं यहाँ पर अभी लिख रहा हूँ। तो फीमेल में अगर आधा आधा गैमेट होगा तो हर बार कैसा गैमेट बनेगा? देखो, इट इज सेम। दिख रहा है? 22 + x, 22 + x, तो गैमेट विल बी सेम। So what will happen in zygote formation? बोलो। कॉम्बिनेशंस होंगे इसके। पूरा कॉम्बिनेशन ना दिखाकर, जहां से सुनना, पूरा कॉम्बिनेशन ना दिखाकर 22 और 22 44 + x x ऐसा ना करके, व्हाट वी शो वो ध्यान देना। गैमेट्स क्या है सेक्स क्रोमोसोम के? एक्स वाई। इधर गैमेट्स क्या है सेक्स क्रोमोसोम के? पूरा 22 + x ना लिखकर हम बस क्या लिखते हैं? x। बस इधर वाला, बस इधर वाला। इस x का अपने दिमाग में क्या मतलब चल रहा होगा? क्या लिखा हुआ है? 22 + x। y क्या लिखा हुआ है? 22 + y। ये x क्या लिखा हुआ है? 22 + x। ये x क्या लिखा हुआ है? 22 + x। इसके बाद प्यूनेट स्क्वायर मेथड लगाइए और बताइए क्या बन सकता है। उसके छोड़ो यार, ऐसे कर लो जल्दी से, जल्दी हो जाएगा। You can either write yx, doesn't matter, but generally what is the way of showing it? xy, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये हम यूज करते हैं। बिल्कुल नहीं घबराना है। वाई एक्स लिख दिया, कोई बात नहीं।
तो ये हमने क्या बनाया? पॉसिबल जाइगोटिक स्टेजेस। जितने भी चार अलग अलग तरीके के फ्यूजन हो सकते थे वो हमने यहाँ बनाया। चारों एक साथ नहीं होगा बेटा, हमने चार पॉसिबल तरीके बनाए हैं किस तरीके से फ्यूजन हो सकता है। फोर वेज। पहला वाला फ्यूजन हुआ तो विच चाइल्ड? गर्ल चाइल्ड। दूसरा वाला फ्यूजन हुआ तो गर्ल चाइल्ड। तीसरा वाला फ्यूजन हुआ तो बॉय चाइल्ड। और चौथा वाला फ्यूजन हुआ तो बॉय चाइल्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल चाइल्ड? 2 are favorable outcomes. What are how many outcomes? 4. 1 by 2 in terms of percentage can be written as 50%. ये रहा probability और वही probability percentage के terms. What is the probability of boy child? Again 2 by 4. Sample space इसके लिए क्या उठेगा? XY और XY. Percentage wise 50%. ठीक है। Whose chromosome is responsible for the gender of a child? मदर से तो हमेशा X उठेगा. It's a father's side. ठीक है। तो कभी कभी ऐसा डायग्राम ना 22 बना के भी दे देता है आपको परेशान करने के लिए, तो अपने दिमाग में ये क्या चलेगा, ये क्या लिखा हुआ है 22 + x। ये भी क्या लिखा हुआ है 22 + x। 22 + x और 22 + x मिलेगा तो क्या बनेगा 44 + x और x। 44 को आप क्या लिख सकते हो 22 पेस। तो जितना आपका ओरिजिनल था वही वापस से चाइल्ड में भी मिलेगा। और ऐसा क्यों हो पाया? बिकॉज ऑफ does meiosis occurs in all cells? No. Meiosis occurs in reproductive cell only. ठीक है। अब सुनो, थोड़ा सा और ज्ञान ले लो स्कूल के लिए, मानेगा नहीं। ये सब डब्बे में ही करके डाल लेना ताकि आपको पता रहे कि क्या पढ़ना है। जैसे इस तरीके का डब्बा बना लेना। 22 पेयर्स XY जब आप लिखते हो तो बेसिकली क्या है 46 क्रोमोसोम्स, है ना। 46 क्रोमोसोम्स मतलब 23 पेयर्स। तो इस कंडीशन को हम 2n कंडीशंस बुलाते हैं। 2n। और बायोलॉजी में 2n को क्या बोला जाता है? डाइप्लॉइड।
तो अगर किसी इंडिविजुअल में 2n है तो उसके गैमेट में क्या होगा? n। गैमेट में क्या होगा? n आधा, 2n डिवाइडेड बाय 2, विच विल गिव यू व्हाट? n। बायो में इस n के कंडीशन को हम और क्या बुलाते हैं? हैप्लॉइड। ओनली फॉर स्कूल पर्पस, है ना, नॉट फॉर सीबीएसई। बस दो और लिखने हैं स्कूल में, है ना, रिपोर्ट 1 और 2। तो दिस इज हाउ द सेक्स इन अ ह्यूमन बीइंग इज डिटरमिन्ड। कुछ पूछना आपको किसी को भी? बनाओ दोबारा अपने से। भगवान से दुआ करना मेंडल की जगह यही आए, ठीक है? मेंडल का 16 बनाने से बढ़िया है ना कि ये बना। सिंपल, सस्ता और सही, कोई दिक्कत नहीं। ये जो मैंने आपको यहाँ लिख के दिया है यही आएगा, अगर ये आया तो, और कुछ अलग आएगा ही नहीं। ठीक है? यहाँ से आपसे कुछ भी पूछ सकता है, जैसे पूछेगा कि मेल में क्रोमोसोम्स लिखो, लिख दोगे? 22 पेयर और XY। गैमेट्स में क्रोमोसोम लिखो, लिख दोगे? 22 नंबर्स प्लस एक्स, 22 नंबर्स प्लस वाई, अगर मेल हुआ तो। फीमेल हुआ तो 22 + X। ठीक है? उसके बाद जाइगोटिक स्टेज पर क्रोमोसोम्स लिख लेंगे हम। बनाइए, दो बार करिए। 2020 के पहले, कोरोना के पहले यही आता था बहुत, उसके बाद बंद हो गया। उसके बाद अब खाली आपका मेंडल का एक्सपेरिमेंट पूछता है, तो हम लोग वही पढ़ के जाते हैं। ये पूरा अच्छे से करके नहीं जाते, वहां पर फिर एरो एरो बनाने में दिक्कत होता है, तो किसी साल पटक के पूछेगा फिर दोबारा।
हो गया सभी का? कभी कभी क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में पूछता है, शो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गर्ल चाइल्ड इज 50%। क्या करना है? सेम, पूरा यहाँ से लेके आखिरी तक। सो दैट इट इज द जीन ऑफ द फादर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ द चाइल्ड। क्या करना है? सेम। ठीक है, और सीधा वाला सवाल, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, सेम। समझ आया ये चीज? पूरा लिख कर आना, ठीक है? 2-3 नंबर का आएगा वो, उससे कम क्या है। बुक में मार्क कर लो। ये रहा। वी हैव, अच्छा, most human chromosomes have a maternal and a paternal copy, and we have how many such pairs? 22 such pairs, which are called autosomes. One pair is called the sex chromosome, is odd, and in not always being a perfect pair. मेन में मिसमैच्ड पेयर होता है और वुमेन में परफेक्ट पेयर होता है। लिखा हमने। मिसमैच्ड पेयर को मिसमैच्ड पेयर क्यों बोलते हैं? Because one is normal size X chromosome while other is short one Y. Next is, can we work out what the inheritance pattern of XY will be? ये रहा बगल में, इसका आंसर डायग्राम बगल में बना हुआ है। ठीक है, डायग्राम का नाम क्या है? मार्क करो। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। और आउटकम्स क्या है वो मार्क करो। हाफ द चिल्ड्रन विल बी बॉयज एंड हाफ विल बी गर्ल्स। The sex of the children will be determined by what they inherit from their father. A child who inherits X chromosome from her father will be a girl, and one who inherits a Y chromosome from father will be a boy. ठीक है, तो ये हो गया सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें कुछ पूछना आपको? नहीं? चलो, टफ पार्ट। हाउ डू these traits gets expressed? मजेदार पार्ट क्या है, इसको अगर एक साथ पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा कि पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ और तीसरा पैराग्राफ क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तीनों अलग अलग चीज बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, all three will have different meanings. This is your first paragraph, this is your second one, and this is your third one. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है ना, हाउ डू these states gets expressed, इसका फर्स्ट पार्ट है, how does gene control the traits? This is the first question. और ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना, हमारे ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को कौन कंट्रोल करता है? जीन कंट्रोल करता है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ अगेन घोच तरीके से दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाइड वे में हम अपने कॉपी में लिखेंगे। हाउ डू जीन कंटेन्स, हाउ डू जीन्स डिसाइड ट्रेट्स लाइक हाइट? तो फर्स्ट पार्ट इज दिस वन, हाउ आर द ट्रेट्स passed from parents to children? How are traits passed from parents to children? तो हम सभी को पता है, सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बुलाते हैं? डीएनए। डीएनए inside the cell gives instruction for making proteins.
इंस्ट्रक्शन। ये मैं भेज भी दूंगा, परेशान नहीं होने का। फ्लो चार्ट में खाली बना लेना। इंस्ट्रक्शन कौन देता है? डीएनए। प्रोटीन कैसे बनेगा? हाउ टू मेक वन स्पेसिफिक प्रोटीन, वो कौन डिसाइड करता है? जीन। व्हाट इज द स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल दिस इंस्ट्रक्शंस? ये जो इंस्ट्रक्शंस होंगे कहीं पर स्टोर होंगे ना। क्या होता है वो? ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं। अरे इंस्ट्रक्शंस कोई दे रहा होगा ना। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस कहीं पर लिखा होगा कि ऐसे प्रोटीन बनाओ, ऐसे प्रोटीन बनाओ। ठीक है, तो वो कहाँ स्टोर होगा? वो लिखा हुआ फॉर्म में कहाँ स्टोर होगा? ये क्रोमोसोम में स्टोर होता है, क्रोमोसोम में इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। ठीक है, चलो छोड़ो, बाद में देखा जाएगा वो। तो गिव्स इंस्ट्रक्शन। और डीएनए का जो पार्ट होता है जीन, वो ये बताता है कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन आप कैसे बना सकते हो। अब अपने दिमाग में ये आना चाहिए कि ये जो हमने बार बार 2 बार प्रोटीन लिखा, ये प्रोटीन कैसे डिसाइड करेंगे कि व्हाट ट्रेट्स वी हैव? तो ये सवाल लिखिए, बुक में ही है, बुक में ही है ना? तो लिख लीजिए, यहीं पर लिख लीजिए, इसलिए कुछ छूटेगा नहीं, बुक में। हाउ डू दीज प्रोटीन्स डिसाइड्स कि हमारे ट्रेट्स हमारे पास कैसे आएंगे? लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ हाइट। एक ट्रेट का एग्जांपल ले रहे हैं, हाइट। हाइट के ट्रेट से हम समझेंगे कि प्रोटीन्स कैसे डिसाइड करते हैं कि हाइट विल बी शॉर्ट और टॉल, जायंट। ठीक है, सो वी नो दैट हमारे शरीर में या प्लांट के शरीर में वी हैव व्हाट? हार्मोन्स। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन इज कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन, है ना? तो एक बात बताओ, ग्रोथ हार्मोन अगर कम बना तो हाइट कैसा होगा? ड्वार्फ। ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा बना तो हाइट क्या होगा? जायंट। जायंट मतलब टॉल। तो इसका मतलब हाउ मच हार्मोन इज मेड विल डिसाइड व्हाट? हाइट। अगले लाइन में लिखिए, कहां तक लिखा आपने? एग्जाम्पल हाइट एज अ ट्रेट तक लिखा। ठीक है ना, एक सेंटेंस खाली लिख लो, हाइट विल बी डिसाइडेड बाय ग्रोथ हार्मोन। हाइट विल बी डिसाइडेड बाय ग्रोथ हार्मोन if large amount of growth hormone is produced. If large amount of growth hormone is produced, height will be tall. हाइट का ट्रेट क्या होगा? टॉल. And if less amount of growth hormone is produced, the height will be dwarf, short. तो बेसिकली जो ट्रेट है वो किस पर डिपेंड हो गया अभी तक हमारे एग्जाम्पल में? इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, यहां तक समझ आता है सभी को? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? हाइट किस पर डिपेंड करता हो, करवा दिया हमने?
amount of growth hormone produced. Now, this amount of growth hormone, अगले सेंटेंस में लिखिएगा, will be decided by the efficient working of enzymes. Amount of growth hormone will be decided by the efficient working of enzymes. अगर एंजाइम्स अच्छे से काम किया तो क्या होगा बेटा? ग्रोथ हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होगा और हाइट क्या होगा? टॉल। और एंजाइम अगर अच्छे से काम नहीं किया तो ग्रोथ हार्मोन कम प्रोड्यूस होगा, हाइट क्या होगा? शॉर्ट। What are these enzymes? These are nothing but proteins. This is how proteins decide what traits we have. लिख लेना अगले लाइन में, these enzymes are basically proteins. These enzymes are basically proteins. लिख लेंगे हम। How do proteins decide what traits we have? पढ़ो उसको एक बार। ये मैं भेज दूंगा, पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो बोला लिखने के लिए वो लिखना इंपॉर्टेंट है। पूरा लिंक करके हम लिख लेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? जीन। जीन बेसिकली क्या डिसाइड करता है? हाउ टू मेक वन स्पेसिफिक प्रोटीन। व्हाट आर दीज प्रोटीन्स? दीज प्रोटीन्स आर एंजाइम्स। अगर एंजाइम्स अच्छे से बना तो हाइट अच्छा होगा, एंजाइम्स अच्छे से नहीं बना तो हाइट कम होगा। क्यों? क्योंकि हाइट से रिलेटेड हार्मोन जो होगा वो एंजाइम पर डिपेंडेंट होगा। एंजाइम अच्छा किया, अच्छा हार्मोन प्रोड्यूस होगा, एंजाइम खराब किया तो कम हार्मोन प्रोड्यूस होगा। तो ये वाला जो पोर्शन है इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। हाउ आर ट्रेड्स पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या कंक्लूड करके निकाल के रखा है? ये पहले तो ये पता करना है कि ये जो ट्रेड पास होगा ये कौन डिसाइड करेगा। तो कौन डिसाइड करेगा? जीन डिसाइड्स। कौन सा ट्रेड पास ऑन होना है, कौन सा ट्रेड एक्सप्रेसिव होना है, ये कौन डिसाइड करेगा? जीन। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है कि कैसे। तो इसके लिए कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पर। जब पहला सेक्शन समझ में आ गया बेटा, जो मैंने बोला है वही हौच पौच है, तो हमने सबको अलग अलग करके इधर करके लिख दिया आपके लिए अलग अलग।
जैसे आपने लिखा है वैसे ही पढ़ के चले जाना, आंसर लिखाना एग्जाम में। ठीक है। तो सेकंड सेक्शन, ठीक है। सेकंड सेक्शन को पढ़ने के लिए कुछ चीजें हमारे दिमाग में पहले सेट होनी चाहिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वो क्या है? ये बॉक्स। ठीक है, लिखिए इसको। एवरी ह्यूमन सेल एक्सेप्ट गैमेट्स, contains two sets of genes. Two sets of genes. इस दो सेट में एक सेट हम कहां से इनहेरिट करते हैं? मदर से। दूसरा सेट कहां से इनहेरिट करते हैं हम? फादर से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टू सेट्स? अलग से फिर से लिखा हुआ है। टोटल 46 में से 23 क्रोमोसोम्स कहां से इनहेरिट करते हैं हम? मदर से। और 23 क्रोमोसोम्स कहां से इनहेरिट करते हैं? फादर। एंड वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, क्रोमोसोम के सेगमेंट को हम क्या बुलाते हैं? डीएनए। और डीएनए के सेगमेंट को क्या बुलाते हैं? तो अगर टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो व्हाट वी कैन से? ईच जीन इज प्रेजेंट इन हाउ मेनी कॉपीज? टू कॉपीज। एक फ्रॉम मदर एंड अदर फ्रॉम फादर। तो ये पोर्शन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? जेनेटिक मटेरियल जो चाइल्ड के पास आता है वो कितना आता है? इक्वल फ्रॉम बोथ द पेरेंट। गिव इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए टू द चाइल्ड। मार्क करिए। ऐसा नहीं है कि मदर से ज्यादा इनहेरिट करेंगे, फादर से कम। और इसको पूरा लिखने के बाद हम कहां पर कंक्लूजन निकाल के दिए? हर जीन कितने कॉपीज में प्रेजेंट होगा? टू कॉपीज। वो मार्क करिए। Every individual must have, obviously sexually producing individual, must have two sets of all genes, one inherited from each parent. ठीक है। तो इसी को दोबारा से वापस से लिखा गया है। अगर 23 फादर से आना है, 23 मदर से आना है, चाइल्ड में 46, तो गैमेट्स में क्या होगा? बोलो। तभी ये 46 पॉसिबल है। ऐसे पॉसिबल है क्या?
कि हम डायरेक्टली 46 और 46 इनहेरिट कर लें? ये आपकी लास्ट लाइन लिखी हुई है, therefore each germ cell must have only one gene set. जर्म सेल मतलब गैमेट, गैमेट मतलब रिप्रोडक्टिव सेल, पहले ही दिन आपको लिखवा दिया गया था। इसमें कुछ पूछना आपको? पढ़िए जो लिखा इसको, उसके बाद ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, प्लीज रीड इट। इसमें कुछ पूछना आपको? नाउ द टफेस्ट वन। यही सवाल भी है। How do germ cells make a single set of genes from the normal two copies that all other cells in the bodies have? ठीक है। अब यहाँ जो लिखा हुआ है, इससे समझ पाना इज वेरी डिफिकल्ट बेटा, है ना। यहाँ जो कहानी पूरी लिखी हुई है, इससे इसको क्वेश्चन को समझ पाना इज वेरी डिफिकल्ट। पिछले 2 साल से ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो पाता है। लेट्स डू इट इन अ न्यू मैनर। लेट अस अज्यूम कि वो जीन आधा नहीं होता। आधा जीन अगर नहीं होता तो क्या होता? बोलो। पूरा ब्लॉक ट्रांसफर होता। ठीक है। अच्छा, पूरा ब्लॉक अगर ट्रांसफर होता तो तुमने कल की क्लास में मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा पढ़ा? उस डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या रिजल्ट लेकर आए तुम? ट्रेट्स आर ट्रांसफर्ड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो अगर मान लो ये पूरा ब्लॉक ट्रांसमिट हो जाता, तो क्या कोई मिक्सिंग होती क्या? आपने मिक्सिंग करी थी ना, ये वाला। जब गैमेट्स बनाए थे तो मिक्सिंग करी थी हमने। तो अगर पूरा का पूरा ब्लॉक ट्रांसफर होता, आधा नहीं हुआ होता गैमेट के समय पर, तो क्या ये मिक्सिंग होती? तो अगर ये मिक्सिंग नहीं होती
तो क्या प्रोजेनी में जो फाइनल है F2 जनरेशन वो 16 मिले होते हैं आपको? नहीं। इसका मतलब मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या हो जाता? गलत। ये समझ आता है हमें? इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे ऐसे: इफ पेरेंट पास्ड होल क्रोमोसोम एज वन ब्लॉक, नॉट आधा आधा या नॉट तोड़कर, मेंडल्स हाइब्रिड रिजल्ट्स वुड नॉट मैच। मेंडल्स डाइहाइब्रिड रिजल्ट्स वुड नॉट मैच। व्हाई? क्योंकि ट्रेड्स साथ में ट्रैवल करते और मिक्स नहीं होते। जो सेट्स का, ट्रेड्स का जो हमने सेट्स बनाया, तो हम इस बेसिस पर, ये जो हमने यहां पर लिखा, इस बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं? ईच जेन सेट is present not as a single block but as a separate independent pieces. ये जो आपने यहां नोट किया ना, ये वाला पोर्शन, ये इसका एक्सप्लेनेशन था, जो जनरली नहीं समझ में आता एक बार में। उसको हल्का करने के लिए हमने ये लाइन लिखी। ठीक है? और उसके बाद फिर बुक। तो ये जो जीन के जो सेट होते हैं, है ना, कितने सेट होते हैं? दो सेट। दे आर नॉट अ कंटिन्यूअस ब्लॉक बट they exist as a separate independent pieces. What are these separate independent pieces called? Chromosome. क्वेश्चन लिखिए। डिफाइन क्रोमोसोम। ज्ञान की बारिश मत करना। ये है आंसर। Each gene set present is not a single long thread of DNA but is present as independent, separate independent pieces, each called chromosome. यही है डेफिनेशन क्लास 10 के लिए। तो चूंकि दो जीन सेट होते हैं, तो each cell will have how much? Two copies of each chromosome. अगेन, एक क्रोमोसोम कहां से आएगा? फादर से। दूसरा कहां से आएगा? मदर से। उसके बाद की कहानी सेल्फ अंडरस्टूड। जर्म सेल में क्या होगा? आधा। और जर्म सेल वापस से मिलेंगे तो जाइगोटी में वापस से कितना बन जाएगा? कंप्लीट। अब बात ये आती है कि सर, एक बार जब आधा हो ही गया तो कंप्लीट होने का क्या जरूरत है ना? ये भी दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन। उसका भी आंसर है एनसीईआरटी में, इसीलिए बोलते हैं एनसीईआरटी ढंग से पढ़ना। वापस इसलिए होना चाहिए, ढंग से पढ़ के जाना, ये सब मतलब अनटच्ड पार्ट है सीबीएसई का। जिस साल पूछेगा ना, उस साल बच्चे जाएंगे काम से।
एक बार जब जर्म सेल में आधा हो ही गया तो क्या जरूरत है पूरा डबल होने का, ट्रिपल और 4 टाइम्स हो जाए। तो क्या जरूरत है? स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए ऑफ द स्पीशीज, ये जरूरत है। तो दिस इज द रीजन। और ऊपर वाली लाइन असर्शन। सच अ मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। सच अ मैकेनिज्म मतलब आधा होना और फिर डबल होना। एक्सप्लेन्स व्हाट? रिजल्ट्स ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट्स। और ये इनहेरिटेंस कौन कौन यूज करता है? सेक्सुअली एज वेल एज असेक्सुअली, दोनों। ध्यान रखना इस चीज का, ये भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। मेंडल का इनहेरिटेंस लॉ दोनों के लिए वैलिड है। लिख लो, यहां लिखा हुआ है, मार्क कर लीजिएगा। Asexually reproducing organisms also follow similar rules of inheritance. And last line is your homework. करके मुझे को कल दिखा दीजिएगा। Asexual reproducing organism में रूल ऑफ इनहेरिटेंस कैसे काम करता है? ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। एक टॉपिक और है ऊपर पर। टॉपिक नहीं है, वो सवाल है। थोड़ा लगेगा टाइम करने में। खोलिए वाला पेज जिसमें वो क्वेश्चन है, मेंडल वाला क्वेश्चन। इस जस्ट यहाँ पर जो है शायद एक सवाल, ये आंसर बताइए इसका। What experiment would we do to confirm that the F2 generation did in fact have 1:2:1 ratio of genotype trait combinations? बोलिए। हो गया स्कूल में ये? क्या है आंसर इसका? व्हाट एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का नाम बताइए। एक्सपेरिमेंट का नाम होता है टेस्ट क्रॉस। व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? बच गए। 5 नंबर का मान लो ये सवाल आ जाता आपके एग्जाम में, मजा आ जाता आपको। लीस्ट प्रोबेबिलिटी का था इसलिए मैंने छोड़ दिया था, रिस्क तो मैंने भी लिया था। टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, जितने भी जीन टाइप होते हैं कहीं पर भी, किसी भी किसी भी स्पीशीज का जब जीनोटाइप स्पेसिफाई करना हो या जीनोटाइप पता करना हो कि यही जीन आया होगा, उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? टेस्ट क्रॉस। व्हाट इज अ टेस्ट क्रॉस? जो भी जीन टाइप है, वी डोंट नो, सभी को ड्वार्फ वैरायटी से, रिसेसिव जीन से क्रॉस कराइए। ठीक है। मतलब क्या हुआ मेरे बोलने का? ये 3 वैरायटीज ऑफ जीन है ना, वही प्रूव करना है फाइनली। बताइए रिजल्ट्स क्या आएंगे? आई वांट द रिजल्ट्स। सिंगल क्रॉस रिजल्ट।
हो गया? इसके रिजल्ट्स हो गए। और इज द फाइनल ऑब्जर्वेशन? इसके वाले? और इसका ऑब्जर्वेशन? 50% टॉल, 50% शॉर्ट। मतलब 1:1 ट्रेड। तो अगर आप देखो, ऑब्जर्वेशंस तीनों ही केस में क्या है? अलग अलग। तो इसका रिवर्स सवाल, अगर मान लो ट्रेड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और ट्रेड ये है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल जीन्स? कैसे निकालेंगे इसका आंसर? कैसे निकालेंगे इसका आंसर? तो आप पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिख लो। राइट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। और कुछ हो सकता है क्या? मान लो दो सेट का हो, डाई हाइब्रिड का हो, तो जो भी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं वो सब लिख लो। जितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं लिख लो। और सबका, अगर इधर वाला है तो सबको टेस्ट क्रॉस करो, और इनके कॉम्बिनेशन पर टेस्ट क्रॉस करो। ठीक है? तो इसमें तो हम श्योर शॉट होंगे कि 1:1 नहीं आएगा। सारे के सारे एक ही तरीके के आएंगे, जैसा यहां था। और लास्ट वाले में भी अगर क्रॉस हुआ तो सारे के सारे एक ही टाइप के आएंगे। इसका मतलब व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी? दीज टाइप ऑफ जीन्स। यही सवाल आपके एग्जाम में आया था। ठीक। तो एक बार ट्राई करना, और अगर नहीं बनता है तो मेरे से पूछ लेना। है ना? डॉग बार्किंग वाला जो क्वेश्चन था, इट वाज दिस, टेस्ट क्रॉस का क्वेश्चन था वो। बाकी आपके लिए, जिनको नहीं आया है, टेस्ट क्रॉस क्या है पता करने का तरीका, कि जीन क्या आया होगा। क्यों? क्योंकि तीनों में ऑब्जर्वेशंस क्या आएंगे? डिफरेंट। जा सकते हैं आप।